हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां में कार्यपालिका की शक्ति पढ़ी थी, जिसमें 2 पॉइंट पढ़े थे। कानून को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना, और दूसरा था प्रशासन का संचालन। ये कार्यपालिका की शक्ति में आता है। तीसरा पॉइंट है नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति, यानी पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो तीसरे पॉइंट में राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति विभिन्न मंत्रिमंडल और पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। कांग्रेस यानी संसद। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जा सकता है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वे पद जिस पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्त कर सकता है, यानी जो सीनेट यानी राज्यसभा के परामर्श से उच्च पद के लिए बहुमत सहमति से ये राष्ट्रपति उनको नियुक्तियां दे सकता है। लेकिन परामर्श किसका? सीनेट का। सीनेट यानी राज्यसभा। दूसरी बात है कि निम्न पद जिस पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं। यानी दूसरा यह कि कांग्रेस में, यानी कांग्रेस की सहमति पर, कांग्रेस यानी संसद की सहमति पर राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभाग के अध्यक्ष और न्यायालय भी नियुक्तियां कर सकती है। तीनों भी नियुक्ति दे सकते हैं। संविधान के अनुसार अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना से उत्तराधिकार की नियुक्ति, यानी सेना और नौसेना में उच्च अधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। यानी वहां सीनेट राज्यसभा द्वारा सहमति और बहुमत पारित हो तभी राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति कर सकता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य राजदूतों, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान कर दी जाती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राजदूतों को नियुक्ति देने से पहले सीनेट में पुष्टि की जाती है कि इनको नियुक्ति दी जा रही है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। यद्यपि इनके कुछ अपवाद भी है। अपवाद यानी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शेष जो लगभग 15,000 नियुक्तियां, उसके संबंध में सामान्य व्यवहार ये है कि राष्ट्रपति के दल ने या राष्ट्रपति के दल के सीनेट सदस्य राष्ट्रपति के सम्मुख नाम प्रस्तावित करते हैं और सामान्यतः राष्ट्रपति उन्हें स्वीकार कर देता है। यानी इन सब पदों के लिए सीनेट राष्ट्रपति के सामने इन लोगों की नियुक्ति के बारे में कहता है कि इन लोगों को नियुक्ति देनी है, तो राष्ट्रपति उनको स्वीकार कर लेता है कि हाँ, इनको देनी ही है। संविधान के 25वें संशोधन के अनुसार उपराष्ट्रपति पद
रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यद्यपि इससे भी सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह ले सकता है, लेकिन इसमें भी सीनेट की स्वीकृति होनी चाहिए, यानी राज्यसभा को स्वीकार होना चाहिए। तो सोच लो बच्चों, तभी कहते हैं कि अमेरिका के जो सीनेट जितनी शक्तिशाली है, वहाँ विश्व के कोई शक्तिशाली सीनेट नहीं है। हमारे यहाँ भी नहीं है, राज्यसभा है तो वो इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी अमेरिका में है। चौथा पॉइंट है सीनेट की श्रेष्ठता। सीनेट के प्रति श्रेष्ठता, यानी राष्ट्रपति सीनेट के प्रति श्रेष्ठता बनाए रखता है, क्योंकि सारा कार्य राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श से ही करता है। अनेक संघीय पद इसलिए कहा है कि केंद्र सरकार के पद है, क्योंकि वहाँ संघात्मक व्यवस्था है, शक्तियों का बंटवारा है। राज्य का जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है, लेकिन कुछ जैसे IAS, IPS ऐसे वो संघ सरकार करती है। तो अनेक संघीय पदों विशेषतया राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसे सीनेट के प्रति श्रेष्ठता कहा जा सकता है। यानी संघीय पदों में कोई विशेष संघीय पदों की पद्धति में नियुक्ति की जाती है, वो सीनेट के प्रति श्रेष्ठता कहा जा सकता है। ये एक अलिखित नियम या परंपरा के लिखित नियम नहीं है, ये परंपरा से चली आ रही है। वही बात है, परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति यानी जिसके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है, यानी रिक्वेस्ट करता है सीनेट को कि इन पदों की नियुक्ति मुझे करनी है, जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिनमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता और अपनी निजी इच्छा से ही नियुक्ति करता है, मतलब वो नहीं पूछता और खुद ही अपनी इच्छा से नियुक्ति करता है, तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे। यानी अमेरिका में सीनेट से नहीं पूछा गया और राष्ट्रपति ने अपने मन से ही अपनी इच्छा से नियुक्ति दे दी, तो सीनेट इनकी इन नियुक्तियों को अस्वीकार कर सकता है। सीमित रूप में इस परंपरा का लाभ वे सदस्य भी उठा सकते हैं जो राष्ट्रपति के दल के नहीं हैं। इस प्रकार सीनेट के सदस्य शक्ति एक ही नहीं समूह की होती है और समूह के बल पर ही एक शक्तिशाली होता है। यानी सीनेट के पूरे समूह पर शक्ति होती है, किसी एक व्यक्ति पर या किसी एक व्यक्ति के अधिकार में शक्ति नहीं होती। समूह रूप में सारे सीनेट के सदस्य सबको सामूहिक रूप से शक्तिशाली होते हैं और बल भी मिलता है उनको, और वो मन चाहे नियुक्ति कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति अपने मन चाहे करने लगे तो उनको अस्वीकार कर सकता है। सिद्धांत पर आचरण करते हुए एक दूसरे के प्रति शिष्टता बरतते हैं कौन? सीनेट के सदस्य, और राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्ति पर अंकुश रखते हैं। यानी अकेला अगर सीनेट का सदस्य होगा तो इतना अंकुश नहीं लगा सकता जितना सीनेट के सामूहिक रूप से सदस्य, यहाँ तक कि राष्ट्रपति की शक्ति पर भी अंकुश लगा सकता है। सीनेट के प्रति शिष्टता राष्ट्रपति की शक्ति पर एक अंकुश होते हुए भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति को प्राप्त संरक्षण
की शक्ति के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में रहती है। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को पद से हटाकर या पदच्युत कर सकता है। यानी संविधान के अंदर ये व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त पदाधिकारी को पदच्युत कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान में केवल ये कहा गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों के लिए पदाधिकारियों को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। यानी इसमें सिर्फ ये लिखा है कि देशद्रोही हो, कोई भ्रष्टाचार हो या फिर अपराधी हो, तो उनको पदाधिकारी को महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करता है उनको पद से हटा सकता है। परंतु ये प्रक्रिया निश्चित रूप से कष्टकारी है। अक्षमता अथवा अनुत्तरदायित्व के आधार पर पदच्युत करने के संबंध में संविधान मौन है, परंतु इसे अपना निहित अधिकार मानकर राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। समय समय पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के इस अधिकार को सीमित करने का प्रयत्न किया था, किंतु वह उसमें असफल रहा। यानी ये एक निहित है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया गया जा सकता है, समय समय पर ये बात कर सकता है, पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के इस अधिकार को सीमित कर दिया गया करने का प्रयत्न किया। यानी कांग्रेस चाहे तो राष्ट्रपति उनको जो नियुक्त किया उनको नहीं हटा सकता, किंतु वह उसमें असफल रही है, कांग्रेस भी असफल रही है। लेकिन राष्ट्रपति संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कांग्रेस द्वारा स्थापित स्वतंत्र बोर्ड, संस्था या आयोग के सदस्यों को और लोक सेवा नियमों के अंतर्गत नियुक्त पदाधिकारी को पदच्युत नहीं कर सकता। यानी ये सीमित तो कर दिया इनको, लेकिन राष्ट्रपति संघीय न्यायालय न्यायाधीशों को कांग्रेस द्वारा स्थापित स्वतंत्र बोर्ड, संस्था या आयोग के सदस्यों को लोकसभा नियम के अंतर्गत नियुक्त पदाधिकारी को पदच्युत नहीं कर सकता। यानी जो लोक सेवा के प्रशासन में जो लगे हैं उनको नहीं निकाल सकता या उनको पद से अलग नहीं किया जा सकता। वो अपने प्रशासन के लोग अपने दिमाग से, मेहनत द्वारा और परीक्षा द्वारा आते हैं। पांचवा है कार्यपालिका की शक्ति में क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति कह सकते हैं, क्षमादान का अधिकार। ये हमारे राष्ट्रपति को भी है क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा करने, उसके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की इस समाधान की शक्ति पर दो प्रतिबंध है। यानी राष्ट्रपति समाधान के लिए जिसको फांसी दी गई है, गलती से मतलब उन्होंने कोई अपराध किया है किसी को बचाने के लिए, तो उनको आजीवन कारावास में बदल सकता है, उसको दंड को कम कर सकता है और इसके अलावा उनको क्षमा भी कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति को दो प्रतिबंध बताए हैं। पहला है राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध में दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। यानी कानून तोड़ा है, विधि के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो उनको राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता। जैसे आतंकवादी वगैरह
ऐसे लोगों को क्षमा नहीं कर सकता, या देशद्रोही हो ऐसों को नहीं क्षमा कर सकता। वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा कर सकता है। यानी केवल संघीय विधि यानी केंद्र सरकार के जो नियम है उनके अपराधों को क्षमा कर सकता है, वो भी गलती से अपराध हो गया है। राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। यानी जिस पर उपराष्ट्रपति या दूसरों पर मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया है संसद ने, तो उनको वो क्षमा नहीं कर सकता है। इस तरीके से उनको राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए गए हैं। छठा है परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन। परराष्ट्रीय यानी दूसरे देश, अमेरिका के अलावा जो दूसरे देश है वो है परराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह सकते हैं। परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की परराष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है और विश्व के अन्य राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है। सन 1800 ईस्वी में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने घोषणा की थी कि वैदेशिक संबंधों में राष्ट्रपति राष्ट्र का एकमात्र अधिकरण है और विदेशी राष्ट्रों के मध्य वह इसका एकमात्र प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है। परराष्ट्रीय संचालन के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं कि राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति राजदूतों एवं राजनीतिक एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर राष्ट्रपति परराष्ट्रीय संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है, यानी सीनेट सहमति देगा तभी राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति कर सकता है। अतः अनेक बार राष्ट्रपति अपने विशेष अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं जिन पर सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसे अभिकर्ता की भी नियुक्ति कर सकते हैं एजेंट की, उसको सीनेट को पूछने की जरूरत नहीं होती। राष्ट्रपति निष्कर्ष के प्रथम कार्यकाल में डॉक्टर हेनरी किसिंगर उसके विशेष अभिकर्ता ही थे। अमेरिका विदेश नीति का प्रवक्ता, यानी परराष्ट्रीय का संचालन में दूसरा पॉइंट है अमेरिका विदेश नीति का प्रवक्ता। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है तथा कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा की गई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणा को जन्म दिया गया है। अलगाव सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन का 4 सूत्रीय कार्यक्रम तथा मध्य रूप के लिए आइज़ाइट सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा घोषित इन सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भूमिका को निश्चित किया गया है। यानी अमेरिका के विदेश नीति का प्रवक्ता है, वो सारा कार्य अलगाव की नीति हो जाए, दूसरों के ट्रूमैन सिद्धांत के 4 सूत्रीय नीतियाँ हो, चाहे राष्ट्रपति की उद्घोषणा हो, ये सब बातों का भी प्रवक्ता राष्ट्रपति ही होता है। विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करना। विदेशी नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति की एक अन्य उल्लेखनीय शक्ति विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करने की प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं विवेक से करता है। यानी कोई देश है तो उनको सरकार बन रही है तो उनको मान्यता प्राप्त करते कि हाँ इनकी सरकार बनी है और वो साइन करता है। संधियां और प्रशासनिक समझौते। इसके अलावा वैदेशिक नीति से संबंधित राष्ट्रपति का
सबसे प्रमुख कार्य है विदेशी राज्य से संधि या समझौता, यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल दूसरे देशों से वो संधि कर सकता है किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी सभी क्षेत्र में वो कर सकता है। लेकिन ये संधियां तभी वैध या तभी कानूनी समझी जाती है जबकि सीनेट द्वारा अपने 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि की जाए। यानी सीनेट जब तक 2/3 बहुमत द्वारा पुष्टि नहीं करता तब तक राष्ट्रपति संधि नहीं कर सकता। संधियों की क्रियान्वयन हेतु उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। अतः अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासकीय समझौतों का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि इन पर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रशासकीय समझौते के द्वारा वो संधि कर सकता है। प्रशासकीय समझौते 2 देशों की कार्यपालिका के प्रधानों के बीच में संपन्न होता है। यानी दूसरा देश है जो संधि कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जहाँ संसदात्मक व्यवस्था है वहाँ प्रधानमंत्री होगा कार्यपालिका का, वास्तविक वो संधि करेगा अमेरिका के राष्ट्रपति से, और वहाँ अध्यक्ष कई दूसरी जगह अध्यक्षात्मक है तो दोनों राष्ट्रपति करेंगे। दूसरे महायुद्ध के समय FD रूजवेल्ट ने एक प्रशासकीय समझौते के माध्यम से ब्रिटिश को 50 अमेरिकी विध्वंस दिए थे। कांग्रेस भी राष्ट्रपति को अन्य राष्ट्र के साथ समझौते करने का अधिकार दे सकती है। गुप्त कूटनीति के आधार पर राष्ट्रपति को गुप्त समझौते करने की भी शक्ति प्राप्त है। ठीक है बच्चों, कल हम आगे का पढ़ेंगे। शक्तियों में भी बहुत सारा है, हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।